नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसे 6 फरवरी यानी कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट कमेटी ने बहु विवाह से लेकर बाल विवाह पर प्रतिबंध तक का प्रावधान किया है। 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय कमेटी ने तैयार किया है। इसे शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। सामान्य नागरिक संहिता का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना है। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। ये कानून सामाजिक मामलों से जुड़ा हुआ है। यूसीसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि मुद्दों को भटकाने के लिए यूसीसी कानून का जिक्र किया जा रहा है। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। और कल विधेयक के रूप में आएगा। आने के बाद फिर आप सबसे चर्चा करेंगे। यूसीसी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। इस देश के लिए एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में उत्तराखंड को गर्व है, गौरव है कि हम पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे देश पढ़ेगा, देखेगा और फिर देश में आएगा। यूसीसी के विधेयक को ले करेंगे और साथ में जो आंदोलनकारियों वाला जो क्षैतिज आरक्षण का प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद यूसीसी पे हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ला रही है। ड्राफ्ट बहुत बड़ा है। उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के हित पर काम करने की है, सिर्फ राजनीतिक मंशा नहीं है, तो सरकार को ड्राफ्ट देकर उस पर समय देना चाहिए सब लोगों को पढ़ने का कि क्या है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो ड्राफ्ट आएगा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सरकार की मंशा चर्चा कराने की है या नहीं है तो सरकार जाने। तो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया था और जनता ने आशीर्वाद दिया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी और अब सरकार जो है ये कह रही है कि हमने जो वायदा किया था उसको निभाने का समय आ गया है। वहीं विपक्ष लगातार यूसीसी के मसले को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार आनन फानन में इस बिल को पारित कराना चाहता है विधानसभा से, जबकि इसको पढ़ने के लिए समय ही नहीं दिया। 740 पेज के इस ड्राफ्ट में क्या कुछ है, विपक्ष जानना चाहता है कि पहले यदि इसे पढ़ लिया होता, उसके बाद सदन में पारित होता, चर्चा होती, तब ठीक रहता। लिहाजा यूसीसी को लेकर कल जो है प्रदेश में जगह जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल भी
तैनात किया गया है ताकि प्रदेश का माहौल किसी भी प्रकार से खराब ना हो। विपक्ष का कहना है कि तमाम ऐसे राज्य हैं, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, जो सटे हुए राज्य हैं उत्तराखंड से, वहाँ पर कैसे इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा, धरातल पर ये कानून कैसे उतरेगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी। तमाम न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ होगा। पत्रकार जगत हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, समाजसेवी हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, हर किसी को इस ड्राफ्ट का इंतज़ार है, क्योंकि जिस ड्राफ्ट की बदौलत, जिस ऐलान की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सत्ता प्रदेश में आई है, उस यूसीसी के ड्राफ्ट को हर कोई देखना चाहता है। सीएम ने कहा है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस ड्राफ्ट में क्या है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कमलेश रमन है, भाजपा की नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है कमलेश रमन जी। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर बाद वर्चुअल रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कमलेश रमन जी, मैं आपके पास आऊँगा। देखिए, तमाम बयान आपने विपक्ष के नेताओं के सुने। वो कह रहे हैं कि पहले दे देते, पढ़ लेते, कुछ अध्ययन कर लेते, उसके बाद पारित कराते तो ठीक रहता, लेकिन अब सरकार अपने आप ही सारा निर्णय कर रही है, विपक्ष की सुन नहीं रही है। कल आप लोग इसे पारित करवाएंगे सदन से और उसके बाद फिर बाद में चर्चा होगी इसको लेकर। क्या कुछ स्टैंड है आपका? देखिए, इस वक्त भाजपा है, कांग्रेस है या अन्य और भी जो दल हैं, मुझे लगता है कि देश को यूसीसी की आवश्यकता है, हर वर्ग के लिए आवश्यकता है। और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि देश के हर नागरिक को वो संपूर्ण अधिकार मिले, वो पूर्ण अधिकार मिले जिसके लिए देश का हर नागरिक अधिकारी है। उसी के तहत माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस यूसीसी के जो ड्राफ्ट तैयार करा है, जिसमें 740 पेजों का ड्राफ्ट है। हमारी पूरी जो कमेटी थी, जो रंजना देसाई जी के नेतृत्व में बनी थी, उन्होंने बहुत ही मशक्कत के साथ में, बहुत ही मेहनत के साथ में इस ड्राफ्ट को तैयार करने का काम किया, जिसमें 43 जन संवाद हुए, उनके साथ चर्चा हुई, उनसे बातें हुई, जिसमें 72 बैठकें हुई, 2.5 लाख के करीब लोगों के ऑनलाइन ऑफलाइन सजेशन आए, सुझाव आए और उसी को लेकर के यूसीसी का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। और हमें लगता है कि ये बिल्कुल ड्राफ्ट स्वागत योग्य है। इसमें सभी को स्वागत करना चाहिए। क्या बुराई है ऐसे ड्राफ्ट में कि जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार मिले। उसमें महिलाओं की सुरक्षा से लेकर तमाम वो सारे अधिकार हैं, चाहे जायदाद का हो, चाहे पति के साथ रहने का हो, तमाम वो सारी चीज़ें जो ड्राफ्ट के अंदर है, वो मुझे लगता है कि देश के हर उस प्रत्येक नागरिक के लिए सुदृढ़ तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी ने रखा है। रही बात कि कांग्रेस या विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें चर्चा के लिए दिया जाता। देखिए, कोई भी ड्राफ्ट जब तैयार होता है, जब कोई कमेटी उसे तैयार करती है, तो बिल्कुल तरीके से सुझाव के साथ में तैयार करती है और वो पटल पे रखा जाएगा। विधानसभा के पटल पर जब वो रखा जाएगा तो तमाम सारे विपक्षी जितने भी हमारे दल हैं, जितने भी प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा के अंदर या बाहर होंगे, उनको वो सब दिया जाएगा। सामाजिक लोगों को भी दिया जाएगा, जो समाज में जनहित के काम करते हैं उनको भी दिया जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं कोई ड्राफ्ट में उनको कुछ कमी ऐसी महसूस होगी कि जनता के हित में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार कटिबद्ध है इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए। और पुष्कर सिंह धामी जी ने तो स्वागत किया है इस चीज के लिए कि विपक्ष भी शामिल हो और वो भी चर्चा में बैठे और इस पर चर्चा होगी। बिना चर्चा के कोई भी चीज नहीं होगी। लेकिन विधानसभा के अंदर जाने क्या जल्दी है कांग्रेस को कि बस उनको उसी वक्त वो ड्राफ्ट दिया जाए। 740 का पेज जो इस समय ड्राफ्ट तैयार किए रंजना देसाई जी की कमेटी ने, क्या विपक्ष को लगता है कि सही तरीके से सरकार ने नहीं रखा होगा? तो वहाँ महिलाओं की भी बात है, वहाँ युवाओं की भी बात है, वहाँ हर वर्ग की बात है। और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी वर्ग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा इस ड्राफ्ट से, इस यूसीसी से, क्योंकि जो हमारा सिविल कोड है वो किसी के भी नुकसान के लिए नहीं है, किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। और कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है भाजपा की सरकार, केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक। जब ये ड्राफ्ट पहुंचेगा, जन जन तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि महिलाएं भी उसमें स्वागत करने के लिए खड़ी होंगी, युवा भी स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। और हमारे जो विपक्षी दल हैं, जो इस वक्त थोड़ी सी भयानक स्थिति बनाने की पोजीशन में खड़े हैं, उनको ऐसा लगता है कि जनता को भ्रमित करके शायद वो सत्ता में आएंगे 2024 में, तो ऐसा नहीं है। सही चीजों के लिए सरकार का साथ देना चाहिए कोई भी विपक्षी दल हो। हाँ, अगर उसमें कोई गलती हो, अगर उसमें कहीं ना कोई कमी नजर आए, तो मुझे लगता है कि खड़े होकर के सलाह देने का काम
विपक्ष का बनता है, अन्य हमारे जो सामाजिक लोग हैं उनका बनता है, तो सबका इसमें स्वागत है। सब लोग आए और इस पर चर्चा करें, कल विधान पटल पे रखा जाएगा और सबके सामने आ जाएगी उसमें जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें महिलाओं के लिए और वो भी हर वर्ग के लिए अगर एक समान हमारा अधिकार होगा, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक समान अधिकार होगा तो एक समान पूरा देश चलेगा और उसमें कोई छोटा या बड़ा, कोई ऊंचा या छोटा नहीं होगा, बल्कि तमाम वो सारी सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचेगी जो अभी तक नहीं पहुंच पाती थी लोगों के पास। और ये सपना है, और ये सपना ही नहीं है बल्कि ये उन लोगों की प्रेरणा है जो लोग दूरस्थ कहीं दूर क्षेत्र में बैठे रहते हैं, जहां तक कि ये हमारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती वहां तक भी सुविधाएं पहुंचाने का काम धामी सरकार कर रही है, वहां तक भी प्रधानमंत्री जी का संकल्प पहुंचने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस ड्राफ्ट को पटल पे आना चाहिए और आकर के अगर कोई कमी कहीं दिखाई देती है विपक्ष के लोगों को तो उसमें सलाह दें। पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल स्वागत करेंगे उसमें, और हम भी उसमें स्वागत करेंगे खड़े होकर कि विपक्ष एक सकारात्मकता सोच के साथ में, नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छे काम के लिए नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता बार बार आपको दरकिनार कर रही है, जनता आपको बार बार हराने का काम कर रही है। तो 2024 में एक ऐसा ड्राफ्ट जो तैयार होकर आया उसका साथ दें ताकि जनता भी आपको सकारात्मक रूप से देखे। बार बार नेगेटिविटी, नकारात्मकता सोच के साथ में अगर कांग्रेस इसी तरीके से सड़कों पे उतरेगी, और मुद्दा विहीन हो चुकी है इस वक्त कांग्रेस, उनको समझ में ही नहीं आता कि किस मुद्दे पे हमें लड़ाई लड़नी है, किस मुद्दे पे नहीं लड़नी है, अच्छी चीजों में भी लड़ाई लड़नी है, बुरी चीजों में भी लड़ाई लड़नी है। तो सरकार का अगर साथ देंगे कंधे से कंधा मिला के तो हमें लगता है कि आने वाले हमारे इस प्रदेश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिलेगा, जो उच्च स्तर के लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिलेगा। तमाम ये सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं और किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वर्ग को डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक भ्रम का जाल फैलाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से कि किसी एक वर्ग के लिए शायद ये यूसीसी आ रहा है, ऐसा नहीं है। उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि किसी एक वर्ग के खिलाफ इस यूसीसी को यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। उनके अधिकारों के लिए ही है, उसमें महिलाएं हैं, उसमें युवा हैं, उसमें बुजुर्ग हैं। क्या पूरा है ऐसा ड्राफ्ट जिसमें दामाद को भी ये अधिकार है कि वो अपने सास ससुर का पालन पोषण कर सकता है बेटे की तरह, क्योंकि वो बेटी उन्होंने ब्याही है उसको। तो ये कोई ऐसा बुरा ड्राफ्ट नहीं है। महिलाओं को अगर समान अधिकार मिले, संपत्ति में भी अधिकार मिले और शादी में भी अगर वो रहना चाहे तो ठीक, नहीं रहना चाहे तो ठीक, अगर ऐसे अधिकार महिलाओं को मिलेंगे, अगर एक बेटी की शादी जो हम 18 साल में करते हैं और बेटे की शादी के लिए जो 21 साल का जो प्रावधान रखा है, तो क्या बुरा है इसमें? क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारा जो देश है इस वक्त बहनों के साथ में, हमारा इस उत्तराखंड का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस उत्तराखंड में हमारी बहनों ने वो बलिदान दिया है इसे बनाने में। तो इसका वो जो सपना है, साकार जो सपना है महिलाओं को आगे लाने का, मुझे लगता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसको आगे लेकर के चल रहे हैं और संकल्पबद्ध हैं कि हमारी उत्तराखंड की बहनों ने जो बलिदान दिया, हमारे युवा साथियों ने जो बलिदान दिया है, उस सपने को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है सरकार और उस सपने को वो पूरा करके रहेंगी। उसमें विपक्ष को साथ अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनता तो अपार प्यार इस समय भाजपा सरकार को दे रही है, केंद्र से लेकर के और उत्तराखंड तक। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक आरोप जो है विपक्ष ये भी लगा रही है कि साहब पूरी प्लानिंग के साथ सरकार इसको लेकर आई, अब चूंकि सदन में कल ये पारित हो जाता है तो क्या उसके ऊपर बहस का क्या फायदा, क्या उसमें संशोधन तो हो नहीं पाएगा। तो क्या लगता है आपका, भुवन कापड़ी का भी दुख जो है साफ झलक रहा है कि साहब पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ, पहले दे देते तो कम से कम कुछ पढ़ते तो कुछ चर्चा करते। अब इसमें चर्चा भी क्या कर पाएंगे, सरकार क्या पूरा विधेयक खोल के तो ना वहाँ रख देगी, इसमें ड्राफ्ट में ये है, ये चीज़ें हैं, उसके अध्ययन में तो समय लगेगा। अगर उसके पॉइंट्स भी रखे जाएंगे तब भी पूरा दिन लग जाएगा, मुझे लग रहा है पूरे दिन में भी नहीं हो पाएगा। भट्ट जी। रोहित जी, आज की डिबेट का सार जो था वो आपने विस्तृत खोल के रख दिया। आज की डिबेट आपने रखी है कि यूसीसी आ रहा है, रिटायर जज हैं रंजना देसाई जी, उन्होंने जो है बड़ी मशक्क़त के बाद जो एक रिपोर्ट बनाई है उस पर सरकार खुश हो रही है। विपक्ष के नेता जो बात कह रहे हैं वो बड़े वाजिब है, हम लोकतंत्रीय ढांचे में रहते हैं रोहित जी। देखिए, यदि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि 750 पेज की जो ये रिपोर्ट है इस पर चर्चा नहीं हुई है, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला है, यदि वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो एक संदेश है कि सरकार ने मन बना लिया है, लोकतंत्र की हत्या करते हुए सदन में रखा जाएगा, हाथ खड़े किए जाएंगे और विधेयक पास हो जाएगा, विपक्ष हल्ला मचाता रहे। आपने देख लिया है लोकतंत्र किस कदर इस समय पर सवालों के घेरे में खड़ा है, आपने चंडीगढ़ में देख लिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सपना था,
हम उत्तर प्रदेश के अंग थे। अगर उत्तर प्रदेश का हम अंग थे तो फिर आज ये सपना योगी जी का क्यों नहीं है यूसीसी पर, हमारा कहां से आ गया? और यदि केंद्र का जो कानून है वो यदि आप राज्य में थोपोगे तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मूल निवास हमारा अधिकार है राज्य का, भू कानून हमारा अधिकार है इस राज्य का, उस पर आप चुप क्यों हैं? उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी परिवार 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर ली, मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव कर लिया, विधानसभा घेराव कर लिया। उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए सरकार हीले हवाली कर रही है। कभी आप कहते हो कि गैरसैंण में सुबोध कमेटी ने तय कर दिया, कभी आप कहते हो कैबिनेट में पास हो गया, और आज फिर कल आप चर्चा की बात कर रहे हो। सोचिए, यदि सदन में बिना चर्चा के यूसीसी को लागू कर दिया तो मैं रोहित जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये राज्य आंदोलन के दौर में कब यूसीसी की बात हुई कि हमारा राज्य बनेगा तो हम इस उत्तराखंड में समान आचार संहिता, समान नागरिक अधिकार लागू करेंगे? अब आ जाइए महिलाओं के अधिकारों की बात है, जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी पे महिलाओं को जो है पूरा अधिकार दिया जाएगा। अरे भाई, वो तो पहले भी दिया जाता था। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर आपको वाकई महिलाओं की चिंता है तो जो गांव में हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने के कारण जो महिलाएं मर रही है उस पर आपका क्या कहना है? मैं पूछना चाहता हूं, सड़कों पे जो प्रसव हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? चलो इस बात को भी छोड़िए, सरकार का फेलियर ही छोड़ दिए इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है, किन महिलाओं की चिंता कर रहे हो? हाकम सिंह ने नौकरियां बेच दी महिलाओं की, बताइए कितनी महिलाओं को आपने नौकरियां दी हैं? नौकरियां हैं नहीं, गांव में खाने को राशन नहीं है, हालात इतने खराब हो गए, 40-40 साल के लड़के हो गई, 35-35, 36-36 साल की लड़कियां हो गई, शादी नहीं हो रही है। कारण इसलिए कि पिता के पास बाहर भेजने के लिए पैसा नहीं है। लड़की ने बीएड किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, और उसको उत्तराखंड में नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी मिल नहीं रही है तो शादी हो नहीं रही है। पढ़ी लिखी लड़की है, अनपढ़ को ब्याह नहीं सकती, और पढ़ा लिखा लड़का है, रोजगार है नहीं तो शादी हो नहीं रही। हमारे तो वंश रुक गए। क्या मुख्यमंत्री महोदय को और भारतीय जनता पार्टी को यह चीज नहीं दिख रही? मैं पूछना चाहता हूं रोहित जी, उत्तराखंड की ज्वलंत जो समस्या है वो ये है कि गांव की बिटिया यदि जंगल में लकड़ी लेने जा रही है तो वो घर नहीं आ रही, भाग मार दे रहा। शहरों के अंदर ये स्थिति है। हरिपुर बगल में देहरादून का से लगा हुआ जिले का एक अंतिम गांव है, वहां हाथी फसलें खराब कर रहा है। हर वर्ष ये होता है। वन विभाग का अधिकारी कहता है हम क्या करें, वन अधिनियम कहता है अगर हाथी को किसी ने एक पत्थर भी मारा, मुकदमा लगा के जेल डाल दूंगा। फसल खराब हो जाए, आओ मुआवजा भरो और ले जाओ। कहने का मतलब है किसान को खेती से भी दूर कर दिया आपने जंगली जानवरों के लिए। आपके गरुड़ में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। हाई कोर्ट के वकील हैं डीके जोशी, वो दबा के आंदोलन कर रहे हैं। बात वही कि फसल बचाओ, मानव को बचाओ। ये राजनीति इस समय पहाड़ों में है। और आप, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी नियत के साथ यूसीसी आ रहा होगा, हम आपकी तारीफ भी कर देते हैं, मगर ये बताइए तत्काल लाभ क्या है उससे? मतलब लड़की की शादी होगी, उसके अधिकार बहाल होंगे। तो क्या इससे पहले सनातन धर्म में बिटियों का गला दबाया जा रहा था? आप क्या कहना चाहते हो कि हिंदुओं के माँ बाप अपने बच्चियों के साथ अन्याय कर रहे? ये जुल्म आपने देखा और तब आप इस यूसीसी को लेके आए। साफ सी बात है रोहित जी, लोकसभा चुनाव हैं, उत्तराखंड को जो है एक ट्रायल प्रदेश के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा। अगर सफल हो गया तो मोदी मोदी, असफल हो गया तो धामी धामी कहकर ये जुमलेबाज पार्टी उत्तराखंड की भोली भाली जनता की आंख में धूल झोंक रही है। हमारा यह कहना है, यदि आप रोजगार देते, यदि आप गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ते, उसके बाद आप श्वेत पत्र जारी करते कि पर्वतीय क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर इतने लोगों को रोजगार से जोड़ा, इतनों को स्वरोजगार से जोड़ा, जनसंख्या पहाड़ों में इतनी बड़ी है, पहाड़ के जीवन के अंदर खुशहाली आई है, आपकी राजधानी पहाड़ में तय कर दी है। अब इतना विकास होने के बाद अब आपको एक और विकास से जोड़ा जा रहा है कि आपकी बिटियाओं को भी आर्थिक संपन्न बनाया जाएगा। तब तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी वाकई उत्तराखंड के
मूल के लोगों के साथ में न्याय करने की बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं रोहित जी सिर्फ एक सवाल, कल कोई बिहारी उत्तराखंड की बिटिया से शादी करके बिहार ले जाएगा, उस पर यह कानून लगेगा? क्या उसको वो न्याय बिहार में दिला पाएंगे यूसीसी से? मेरा कहने का मतलब है हम 64 लाख थे, अब 10 पर्वतीय जनपद पे हम 48 लाख रह गए, वो सरकारी आंकड़े हैं। उसमें भी 12-14 लाख वो लोग हैं जो उत्तराखंड मूल के नहीं हैं। ऐसे में 30-32 लाख अगर पहाड़ में बचे हुए लोग पहाड़ी हैं, उनकी जमीनें आप बेच खाए, उनकी नौकरियां आप बेच खाए, जंगली जानवरों से उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो गांव छोड़ छोड़कर अन्य राज्यों में जा रहे हैं। ऐसे में आप यूसीसी के आड़ में किसको लाभ देने की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यूसीसी की आड़ में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं इन 13 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर से बाहर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर यहां बसाया नाले खालों में, केवल इसलिए क्योंकि यहां पर जितना संतुलन पर्वतीय मूल के लोगों का बिगड़ेगा और उनका डर दिखा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी उतनी ताकतवर पार्टी उत्तराखंड में बनेगी। ये हर विधानसभा में 30-35 हजार कहां से आ गए? कौन लोग हैं ये? इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देख लीजिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र। जब ये ईमानदार पार्टी है, जब ये कहती है हम ईमानदार हैं और हमको कांग्रेस से बैर है, तो मैं कांग्रेसियों को आज पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? और अगर ये कहते हैं कि 400 पार अब की बार, तो फिर ये बिहार में क्यों ये जो पार्टियां तोड़ तोड़ के अपने यहां मिला रहे? कहने का मतलब है ये जो मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हुआ है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, मैं आज आपके टीवी चैनल पे ऑन एयर बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसी तानाशाही, ऐसा जबरन कानून थोपना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। हम ये कहते हैं कि आप उत्तराखंड के उन बुनियादी चीजों में 2 काम बता दीजिए, मैं हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर दूंगा। हमारे मूल निवासियों के अधिकार संपन्न हुए? नहीं। हमारे पर्वतीय मूल के नौजवान बच्चों को रोजगार मिल रहा? नहीं। हमारी बोली भाषा पे काम हो रहा? नहीं। उत्तराखंड से पलायन रुका? नहीं। उत्तराखंड की राजधानी तय हुई? नहीं। पूछना चाहते हैं हाकम सिंह पे कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं, आज तक कोई विधायक जेल नहीं गया। आपकी विधानसभा में भर्ती घोटाले में परिवारवाद चला गया भाजपा में, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे गोविंद सिंह कुजवाल हो, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, हमने 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद ये राज्य मांगा किसके लिए? बाहर के लोगों को अपनी छाती में बैठाकर अपने बच्चियों को साथ में अंकिता हत्याकांड कराने के लिए राज्य मांगा? शर्म आती है हमको जो ये कहते हैं झूठे मुंह से कि हम बिटियों की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के सर्वेंट क्वार्टर में एक बिटिया की हत्या हो जाती है, फांसी खा ले लेती है वो। पूछना चाहता हूं क्यों हुई, क्या कारण था? जांच रिपोर्ट कभी बाहर आई? पहाड़ों में 250 से 300 लड़कियां प्रतिवर्ष गायब हो रही है। कितनी लड़कियों को आपने ढूंढकर उनके मां बापों को भेजा? मेरा कहने का मतलब है रोहित जी, रोते हैं हम इस बात को लेकर कि ये राजनीतिक ठग, राजनीतिक बेईमान आकर अखबारों के माध्यम से झूठ परोसते हैं, पहाड़ की भोली जनता उसमें उलझ जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर अंकिता की मां ने कहा कि वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मुख्यमंत्री जी के मुंह में दही जम गई, कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी विधायक यमकेश्वर के ऊपर आरोप लगता है कि उसने साक्ष्य मिटाए, और कितने लोकतंत्र की हत्या करेंगे आप? विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और यहां नौटंकी यूसीसी की करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा यूसीसी में लड़की के अधिकारों को आप सुरक्षित कर रहे हो? कौन सा? यहां लड़कियां गायब हो रही हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड की जो स्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। रोहित जी, ये क्षेत्रीय दल के नेता की जो बात है 100% सत्य बात बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ दिया। अरे आप मंदिर का चंदा खा जाओ, आप पीतल
सोने को पीतल में बदल दो, आप धार्मिक स्थलों पे हमला करने लग जाओ, आप आस्थाओं पर हमला करने लग जाओ, केवल पैसे के लिए, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मैं फिर कहता हूं, अगर यूसीसी में बेटियों के अधिकारों को संपन्न करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो अंकिता हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ये बताता है, इनका ये ड्यूअल कैरेक्टर है, ये उसी तरीके से है जैसे चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव फर्जी तरीके से जीतने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इन पर फटकार लगाई, तो अब ये इनकी दही जम गई, मुंह पे बोल नहीं पा रहे। इसी चुनाव में बिना विपक्ष के, बिना चर्चा के यदि ये कानून लागू होता है तो लोकतंत्र की हत्या है। शर्मा जी, आज हम कई जगह से हमारे यहाँ खबरें आ रही हैं, हमारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो खबरें भेज रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, क्योंकि कल यूसीसी सदन में आएगा, उसे पारित कराना है। जगह जगह जो है पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसा पहाड़ियों को डराने के लिए है, ऐसा डर क्यों है? और क्या जिस बात का अंदेशा हमें आपको लग रहा था एक दिन पहले, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, लग रहा है कि सब सकुशल रहेगा, कुछ स्थिति बिगड़ेगी नहीं? देखिए रोहित जी, हमने पिछली डिबेट की थी यूसीसी पे, हमारी 2-3 डिबेटें हो गई है इस कानून पे। हमने पिछली बार भी कहा था कि कानून आ रहा है और इतना बड़ा कानून आ रहा है, इसके विषय में पहले गहन चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर बीजेपी इसको, मेरे ये समझ से परे, देखिए मैं जब सोच रहा हूँ इसके विश्लेषण में, तो मेरा सोचना ये है कि ये अफड़ा तफड़ी में क्यों करना चाहती है बीजेपी, इसको जल्दबाजी क्यों कर रही है बीजेपी की कल लाया कल शाम तक ही पास हो जाए, ऐसा क्यों? पहला सवाल ये है। आप यहाँ पे कमलेश जी बैठी हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। दूसरी चीज़, आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो यूसीसी उत्तराखंड पे प्रयोगशाला बनाना चाह रही है बीजेपी, ये प्रयोगशाला इसलिए, देखिए आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बीजेपी को भय है, सरकार को भय है कि कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती है। यानी इसका मतलब किसी ना किसी विशेष समुदाय के जो इसमें जो कुछ नियम कायदे कानून थे उनको चेंज किया है। जो चेंज किया है वो तो अभी बंद लिफाफे में है, किसी को पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें स्थिति खराब हो लॉ एंड ऑर्डर की, इसलिए ही उत्तराखंड में, क्योंकि मुस्लिम आबादी थोड़ी कम रहती है, इस विषय को लेके भी इन्होंने यहाँ से ये प्रयोगशाला स्टार्ट करी है और ये प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं उत्तराखंड को। ये सच्चाई है, इस बात को आपको मानना होगा। देखिए, ये बिल धामी जी का नहीं है, ये सुझाव धामी जी का नहीं है, इतना बड़ा विजन धामी जी में नहीं समझ सकता था मैं, ये सुझाव केंद्र का था। केंद्र ने, पश्चिमी यूपी का पूरा क्षेत्र है, मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, बहुत काफी क्षेत्र है सर, लग मैं रहा है कि आपको इसका कुछ बताऊं, प्रभाव नहीं, पड़ेगा आप इसमें। सुनिए। देखिए, इसमें रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का जो आदेश है वो सेंटर से मिला हुआ है। आप समझो इस बात को, पॉलिटिक्स समझिए आप इसमें, ये पॉलिटिक्स समझिए आपकी, इसमें जो केंद्र सरकार है वो उसने ये आदेश जारी किया है कि तुम्हारे माध्यम से हम इस तरीके से इसको प्रेषित करेंगे, क्योंकि ठीक समय, आप टाइमिंग समझो, उसी वक्त जब ये यूसीसी की प्रक्रिया चल रही थी, जब ये बिल उन्होंने बना भी दिया था, उसी के दौरान भोपाल की रैली से जब मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि एक देश एक विधान होना चाहिए, कि एक परिवार में 2 कानून नहीं हो सकते, इसी तरीके से एक देश में 2 अलग अलग कानून नहीं हो सकते। बात उनकी ठीक है, हम उस बात का विरोध नहीं कर रहे। हमारा कहना ये स्वागत योग्य है, आप अच्छा कानून ला रहे हैं, स्वागत योग्य है ये यूसीसी, परंतु इतनी अफड़ा तफड़ी में क्यों? पहली चीज, आप इसको पढ़ने का मौका या समझने का मौका क्यों नहीं दे रहे विपक्ष को? भाई, कोई भी अगर कानून में कोई कमियां नहीं है या कोई इस तरीके की बात नहीं है तो आप गहन चर्चा रखिए, इसके लिए आपने विशेष सत्र क्यों बुलाया? पहली चीज। अच्छा, एक सवाल और दूसरी है, और क्या देखो, एक हाँ, सवाल और है शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जी जी, क्या ये ड्राफ्ट जैसे मान लीजिए आपके पास से आ गया, भट्ट जी के पास आ गया, तो क्या इसको पढ़ के ये स्वतः समझ में आने लगेगा चीजें, क्योंकि टेक्निकल चीजें भी होंगी, किसी वकील के माध्यम से ही समझना पड़ेगा चीजें क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है ना, हम और आप तो चलिए आम आदमी हैं, हम और आप तो इतना टेक्निकल थिंग्स को समझ भी नहीं पाएंगे, कानून के जानकार नहीं है हम, परंतु जो विधानसभा में जो अंदर विधायक होते हैं, उनके लॉयर होते हैं अपने, वो अपने लॉयर से इन चीजों को समझेंगे
और चर्चा तो उन्होंने करनी है पटल पे, हमने और आपने थोड़ी ना करनी है। हम और आप तो टीवी में ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, चर्चा वो लोग करेंगे। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को इसीलिए भेजा, चाहे वो विपक्ष में बैठा हुआ है, लेकिन है तो जनता के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है ना। तो अपने क्षेत्र की जनता के प्रति भी आंसरेबल बिल्कुल होगा ना? सबकी। देखो दूसरी चीज, शायद अब कमलेश जी को ये बात पता है या नहीं, इसमें हमारे देश, देखिए ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ अलग प्रकार की जनजातियां रहती है, जातियां, अलग अलग प्रकार की जातियां जनजातियां रहती है हमारे देश में। हमारे पांच जनजाति तो हमारे उत्तराखंड में ही है, और पांचों जनजाति के रीति रिवाज आपको मालूम है क्या होते हैं? आपको पता ही नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप, चलिए और छोड़िए, आप जौनसारी एक जनजाति है, आप जौनसारियों में आप शादी की जो वहां की प्रथा है, क्या आप उसको लेकिन इस शर्मा जी, इसमें यूसीसी के माध्यम से चेंज कर सकते हैं? जनजाति को तो दूर रखा गया है इससे ना? नहीं, किसने कहा? आपने भी वो बात बोल दी ना, वो ओरल है आपका। फिर यूसीसी किस बात का है? अगर आप किसी को, तो मतलब इसका मतलब आप जनजाति को अलग रख रहे हैं, नहीं, एससी को अलग रखेंगे। अब फिर इसमें तो आप इसका मतलब राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन पहले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे शर्मा जी, उस दिन भी बताया गया था कि जनजाति को इससे दूर रखा गया। तो फिर इसका नाम यूसीसी क्यों रखा है? हाँ, फिर यूसीसी क्यों है? ये सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नाम रखा इसका? फिर तो आप बोलिए कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है। भाई आप ये बोलो ना, आप फिर यूसीसी नाम क्यों दे रहे? अगर आप कह रहे हो एसटी वालों को अलग रख रहे, एससी वालों को अलग रख रहे, किसी और उसके विशेष जाति के धर्म वाले को किसी और उसमें, ये फिर यूसीसी किस बात का होगा? गलत कह रहा भट्ट जी, गलत कह रहा मैं। बिल्कुल गलत बात है ये। देखो दूसरी चीज, यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसी भी मजहब, कास्ट, उसका व्यक्ति हो, उसके लिए फिर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि ये आदमी मुंशियारी से आया हुआ है, ये व्यक्ति वहां रहता है, मंगलौर में रहता है, ये नहीं देखा जाएगा फिर उसमें। आप इसको पहले पढ़ने दी, हम भी तो यही बात कर रहे हैं। आप चर्चा करवाइए, गहन चर्चा कराइए, विस्तृत चर्चा कराइए, सब लोगों को वही इसमें अपनी राय देने दीजिए। अब आप देखिए, रंजना देसाई जी ने तो एक बंद लिफाफे में एक ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। सरकार क्या, एक चीज और देख रहा था मैं कल टीवी में, शर्मा जी कल नहीं, मेरी बात एक कमांड आई है अंदर से, एक रिक्वेस्ट है। काफी देर से आशीष नोटियाल जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नोटियाल जी आप सुनिए पहले पूरी। मैं देख रहा था कि कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। मैं कैबिनेट की मीटिंग देख रहा था, वो क्या है मीटिंग लेने का तरीका। जैसे हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए ना 6 लोग, वैसे ही वो भी 10-12 लोग बैठ गए, मंत्री जी हैं, और वो पूरे देश के क्या सर्वज्ञानी व्यक्ति है। पहली चीज, उनको टीवी में चला दी क्लिप, मुख्य बिंदु चला दिए, जैसे आप टीवी में चला रहे हैं आज यहाँ पे, कि सभी लोगों के लिए अब एक ही कानून होगा। वो पॉइंट्स उन्होंने पढ़े और उस पर मोहर लगा दी। क्या ये होता है किसी कानून, इतने बड़े कानून का विश्लेषण ये होता है? आप विश्लेषण करेंगे। नोटियाल जी फोन लाइन पे हैं, फिर दोबारा आऊंगा शर्मा जी। नोटियाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। आशीष नोटियाल जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक दिन पहले कैबिनेट में बात नहीं बन पाई इस पर, और बीते रोज की कैबिनेट में सर्वसम्मति से पारित भी हो गया, और इस पर मुहर भी लग गई, और कल सदन में पेश होगा और इसे पारित कराया भी जाएगा। आपका क्या कुछ स्टैंड है? हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए रखने के लिए बहुत सारे जिलों में अभी खबरें आ रही हैं कि पुलिस बल जो है, अतिरिक्त पुलिस बल जो है तैनात किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आपका एनालिसिस क्या कहता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये थूक के चाटने वाली पार्टी है। आपने देखा इनके कितने सारे, इन्होंने जो कानून बनाए उसके बाद उन कानूनों को वापस ले लिया। आप जबरदस्ती में कोई कानून को अपनी वाहवाही के लिए क्यों लागू करना चाहते हैं? आप बताएं। अभी आपने सही बात कही थी, शायद देवेंद्र भाई की नॉलेज में ना हो, वाकई से जनजाति को अलग रखा गया है। अब आप जनजाति को अलग रख लेंगे, कल को कहेंगे इसको भी अलग रख लेंगे, उसको भी अलग रख लेंगे, तो आप ये एक कानून कहाँ हुआ? पहली बात तो ये मिस्टर धामी जी जो हमारे सीएम हैं, उनका ये काम ही नहीं है जो ये कर रहे हैं। उनका काम है उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना, उत्तराखंड के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था देखना, शिक्षा की व्यवस्था देखना, और आप किस काम में लग गए? तो ये सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती में इस कानून को लागू करेंगे तो इन्हें फिर दोबारा जो इनकी पुरानी परंपरा है, जैसे इन्होंने हर घर शराब पहुंचाने का काम किया था, जिस प्रकार से इन्होंने कृषि कानून बनाने के काम किए केंद्र में, जिस प्रकार से इन्होंने हिट एंड रन कानून बनाया था और वापस लेना पड़ा,
ये देश को, राज्य को संकट में डालने के बाद इसको वापस लेने का काम करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, नौटियाल जी, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जब सदन से कल ये पारित होगा, कल तो पारित हो गया, कल तो किसी को पता ही नहीं चलेगा इसमें है क्या। मतलब है पारित करने का? इसको बेवकूफी कर रहे हैं ये लोग, इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, राज्य को मुसीबत में डाल रहे हैं। क्या मतलब पारित करने का? 700 पेज के का सदन को चलने ही मत दो। आप तानाशाही की कितनी आप पार करोगे यार? कितने बेशरम लोग हैं आप। विधानसभा कहीं को होती है, विपक्ष कहीं को होता है। आप अगर उसमें कोई चर्चाएं नहीं होने देना चाहते हैं तो आप तानाशाह हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाह हैं और उनके ही कर्मों में पीछे पीछे चलने वाले धामी जी ये भी तानाशाही की हद को पार कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता है कि आप अनुमानी करें। ये देश के अंदर आप इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। आप देखें किस तरह लोकतंत्र की हत्या इन्होंने पंजाब के अंदर करी, चंडीगढ़ के अंदर करी। आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी कि आप इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा और हम विपक्ष होने के नाते आपको से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया अपना रही है, बेहद गलत और शर्मनाक है। इस तरह की हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज आए। आप बताएं 700 पेज के जो पन्ना है, कौन पढ़ लेगा इसको कल को एक दिन में? आप विपक्ष को दिखाना नहीं चाहते हैं, विपक्ष से चर्चा नहीं करना चाहते हैं, उसकी विधानसभा में बहस नहीं करने देना चाहते हैं और इस कानून को लागू करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबत करेगा ये सौदा अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको पास बिल्कुल। नौटियाल जी आप बने रहिए, हमारा निवेदन आप फोन लाइन पर बने रहिए। कमलेश रमन जी, ये चूंकि ये वाजिब प्रश्न है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। हम ये कहते हैं कि देसाई कमेटी ने रिपोर्ट दी, 5 संसदीय सदस्यीय कमेटी थी। अच्छा होता कि देसाई कमेटी के जितने भी ज्ञानी लोग थे, अगर वही थोड़ा हेडलाइंस जो मेन चीज़ें उसको अगर हल्का फुल्का ब्रीफ कर देते, उसके बाद मुख्यमंत्री को देते, तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक रहता? क्योंकि अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं इस पर, तो हमें तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं। हम तो जो उड़ती जो चीज़ें हैं, जो मोटी चीज़ें आ रही हैं, उसी पे ऊपरी सतह पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तो अंदर लिफाफा खुला ही नहीं। हाँ, देखिए आपने खुद ही मोहर लगा दी इस चीज़ की कि अभी तो अंदर ये लिफाफा खुला ही नहीं है, तो फिर इतनी जद्दोजहद, इतनी लड़ाई है क्यों? फिर विपक्ष को कैसे पता कि ये मसौदा खराब होगा? फिर विपक्ष को ये कैसे पता यूसीसी में आने वाले जो नियम कायदे हैं वो खराब होंगे? फिर कैसे पता विपक्ष को कि ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी और इस प्रदेश को नुकसान होगा? जब आपको पता ही नहीं है तो आपको नुकसान और फायदे का आकलन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए विपक्ष का काम है, मैंने आपको कमलेश रमन जी, असेंबली से पारित होगा, सभी लोग माननीय सदस्य हैं, विधायक वहाँ पे। आपको नहीं लगता कि एक कुटुंब के अंदर यदि कोई कानून आ रहा है तो बाकी परिवार को भी बताना चाहिए? घर का मुखिया यदि पिता है, वो आनन फानन में सारी चीजें फैसला ले लेगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहावत है, काम बिगाड़े आपनो जब भी होत हसाए। देखिए कोई आनन फानन में कार्य नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से लगभग ज़्यादा ही हो गया, बल्कि समय हमारी पूरी कमेटी लगी हुई थी और जो हमारे बिल्कुल बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो अन्य संस्थाओं के लोग हैं, उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श हमारी पूरी कमेटी ने किया। और ऐसा नहीं इसको कोई चोरी छिपे से किया जा रहा। कोई भी जब कानून में संशोधन होता है, किसी नीति में संशोधन होता है, तो उसको बाकायदा सबके सामने रखा जाता है। और एक बात आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जब तक पटल पे नहीं रखा जाएगा तब तक आप उसको सरेआम कैसे करेंगे? जब तक वो पटल पे नहीं आएगा तब तक आप कैसे इस बात का मसौदा तैयार कर सकते हैं कि ये यूसीसी गलत होगा, कैसे ये नियम गलत होगा, कैसे आपके अधिकारों का हनन होगा? लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए विपक्ष इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है कि यूसीसी गलत है और एक विशेष वर्ग के लिए, उस विशेष वर्ग को भड़काने का काम किया जा रहा है। मैंने बार बार, फिर अभी मैंने पहले भी कहा कि कोई भी विशेष वर्ग ये ना समझे कि किसी के हितों का अहित होने वाला है। अभी जैसा हमारे भट्ट जी ने कहा कि यहाँ महिलाओं के लिए क्या, मैं भट्ट जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको भी तो मौका मिला था इस प्रदेश की सरकार में रहने का, आपके विधायक चुन के आए थे यहाँ पर, आपने इस प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या किया? अगर आप 33% की बात करते, ये अगर 33% आरक्षण दिया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया है नौकरियों में। अगर 10% 36 आरक्षण की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे। आप भी तो सत्ता में रहे, आपके भी तो 2-2 बार विधायक जीत कर आए, लेकिन आपको जनता ने नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि आपने उन आंदोलनकारियों के हितों की बात नहीं करी। केवल अपने निजी स्वार्थों के चलते आप सरकार में बने रहे, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों सरकारों में आपने मलाई खाने का काम किया। और आज आरोप लगाते हैं आप सत्ता पक्ष पे कि महिलाओं को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला। कैसे नहीं मिला आप बताइए? जितने स्वयं सहायता समूह हजारों की तादाद में जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बने हैं, वहां पर महिलाओं को 5 लाख तक का जो ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, वो महिलाओं के लिए नहीं है। 10% 36 आरक्षण का जो घोषणा इस समय पुष्कर सिंह धामी जी करने की बात कर रहे हैं, जो कमेटी जो तैयार हुई है, जो कमेटी इस मसौदे को ला रही है कि महिलाओं को, युवाओं को किस तरीके से, जो आंदोलनकारी रहे ज्यादातर,
क्योंकि हमारे जो आंदोलनकारी थे इस प्रदेश के, जिनकी शहादत हुई, जिनकी जान गई, चाहे माँ हो, पिता हो, बेटा हो, कोई भी हो, हमारे इस प्रदेश के अंदर जो जाने गई हैं वो बिल्कुल शहादत हुई है, उनका बलिदान है और उस बलिदान को भूला नहीं जाएगा और उस बलिदान को देखते हुए यूसीसी भी बोलिए ना मैम। दूसरी बात महिलाओं को 33% यूसीसी पे बोलिए। मैं बोली नहीं किसी के बीच में, मैं चुपचाप सुनती रही। आपने जो भी आरोप लगाए, दूसरी बात आपने मुझसे कहा, अभी आपने कहा कि आनन फानन में क्यों, ये कौन सा आनन फानन में काम हो रहा है, आप जरा ये बताइए। सालों से इस ड्राफ्ट के ऊपर काम हो रहा है, आज उसको लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। अच्छा, अभी पास तो नहीं हुआ सदन में, लेकिन इतनी जल्दबाजी आपको भी क्यों है इस बात की कि आज और अभी इसी वक्त दिया जाए हमको ड्राफ्ट निकाल करके? अरे कोई चीज अगर लिफाफे में पैक है वो भी सदन में खुलेगी, पटल पे खुलेगी। अगर गलत होगा, हम बार बार कह रहे हैं आपको, अगर उसमें कोई भी पॉइंट आपको गलत लगता है तो आप उसमें बकायदा सरकार को सजेशन दें। सरकार बिल्कुल समय कहां दे रहे हैं और उसमें चर्चा करने आएगा, कल ही पास सरकार करेंगे। ने खुले मन से कहा है, आपने शायद सुना नहीं विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा जब हम यूसीसी कल लेकर आएंगे पटल पर और इस पे चर्चा करेंगे और विपक्ष चाहे तो बिल्कुल बैठ करके चर्चा हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर जनता के सामने भ्रमित करने की बात करेंगे, वॉकआउट करेंगे और वहां से चले जाएंगे तो क्या करेगी सरकार? ये विपक्ष को सोचने वाली बात है। विपक्ष को डट के सामने बैठना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। टेक्निकल बात पे आप बात करिए, आपने कहा सुनिए, मैं हलवाई खाना बनाता है पूरे भंडारे का, तो एक बार चेक करते हैं, नमक चेक कर लेना, खुद भी चेक करता होगा नमक सब ठीक है ना, तो यही तो बात हो रही है कि चेक तो कराओ। मैं आपसे ये पूछना चाह देखिए, मुझे लगता है मेरा सवाल वाजिब है। बुद्धिजीवी दोनों भाई बैठे हैं। देखो, मैं आपसे ये भट्ट जी बहुत हमारे सीनियर हैं, आप हमारे भाई बहुत सीनियर हैं। देखिए, जब कोई चीज़ों की चर्चा होती है प्रदेश के अंदर, कोई नीति बनती है या कोई नियम में संशोधन होता है, क्योंकि जगह बार बार ऐसा हुआ है कि वक्त के तकाजे को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे अधिनियम में संशोधन हुए हैं और हर बार हुए हैं, कोई जो भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे ये संशोधन नहीं है, ये नया कानून है। जी, ये नया कानून है उत्तराखंड के लिए। आपने कहा कि ये केंद्र की नीति थी, केंद्र की नीति है कि ये केंद्र की नीति थी। बिल्कुल ये केंद्र की नीति है। माननीय प्रधानमंत्री मान लिया का सपना है कि पूरे देश के अंदर एक समान लागू होगा। क्यों लागू अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताएं कि जो पूरे देश की जो हमारी जनता है, जो हमारी बहन है, जो हमारे भाई है, एक समान अधिकार उनको मिलेगा कैसे? हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी पहल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है इस ड्राफ्ट को तैयार करके, और यही दिल्ली में पहुंचेगा और यही दिल्ली से पूरे देश के अंदर क्योंकि हर प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे अभी भट्ट जी ने भी कहा, आपने भी कहा, हमारे एंकर साहब भी कह रहे हैं कि हमारे हर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। जिस तरह के पलायन की बात करी, पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार कटिबद्ध है, उस पर वो पूरा काम कर रही है। इन्वेस्टर समिट के जरिए जो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जो यहाँ पर जो योजनाएं लाई जा रही है, सुनिए मेरा जवाब सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है, आपने कहा बात को पूरी कर लूं तो फिर आप बोलिएगा। आप बोलिए शर्मा जी, बोलिए। आप बखान कर रही है सरकार का। देखिए, विरोध करना हम विरोध नहीं कर रहे हैं मैडम, आप सुनो, विरोध करना आप बखान कर रही है सरकार का। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, यूसीसी पे टेक्निकल बात पूछ रहे हैं आपसे। आपने कहा कि रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने रिव्यूज लिए थे। क्या व्हाट्सएप रिव्यूज, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, क्या उससे, या फेसबुक लाइक्स जो देते, उनके रिव्यूज लिए आपने? मुझे एक बात बताइए, एक जवाब देती हूं, एक सेकंड सुनिए आप। एक किसी जनजाति क्षेत्र के किसी भी एक कमेटी, कौन सी कमेटी से उन्होंने रिव्यू लिया? भट्ट जी, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। भट्ट जी कमेटी से लिया। 2,32,000 लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन। मेरी बात तो आप सुन लीजिए, आप दोनों चीजों को सुनिए ना, आप दोनों चीजों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्ड है उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो चोरी छुपे से कोई चीज, चोरी छुपे से कुछ नहीं हो रहा। 72 बैठकें हुई और बैठकों में वो बुद्धिजीवी लोग रहे होंगे, शायद आप नहीं रहे होंगे उसमें। ये तकलीफ शायद आप लोगों को हो कि आप नहीं हो उसमें, मेरे ख्याल से बैठकों में नहीं रहे होंगे। आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कह रही हैं कि हमने रिव्यू लिए हैं, आप मुझे एक जनजातीय क्षेत्र भोटिया का बता दीजिए, किसी एक से बता दी जिनसे आपने राय ली हो। क्या राय मशुरा किया है, किससे किया है? हर तबके का जो वर्ग है, हर तो एक जनरल बात कर रही है आप, जनरलाइज कर रही चीजों को। चाहे उसमें पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे जनजाति के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। मैडम, आप जनरलाइज कर रही है चीजों को। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात पूछ रहा हूँ आपसे। आप मुझे एक कमेटी का नाम बता दीजिए जिससे आपने रिव्यू लिया होगा इस बिल बनाने, या उनकी अध्यक्षता में इससे डिस्कशन किया होगा। मुझे एक कमेटी का नाम बता दीजिए बस। देखिए हमारी जो भोटिया कमेटी है वो उनके साथ बैठी, जो हमारी जनजातीय कमेटी है वो उन लोगों की बैठी। आपको एक बात बताइए मुझे, जब जो चीज लिफाफे में पैक है,
जो चीज लिफाफे में पैकेज है वो सामने आएगी तो आपको बकायदा पता लगेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल कौन सी थे, भूटिया किसके साथ कमेटी? बैठ के हुई यही तमाम तो हमें जो लोग समझ नहीं हमारे, आ रहा। आप देखिए आरोप कोई भी किसी पर लगा हम सकता है आरोप और नहीं लगा रहे। सत्ता पक्ष पे हमेशा आरोप ही लगाने का काम विपक्ष नहीं, करता है, हम लेकिन सत्ता ऐसा पक्ष नहीं की है कि सबसे ज्यादा गलत तारीफ करते गलत हैं। चीजों पे आप आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगाइए, सरकार आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार। लेकिन अगर आप सही चीजों पर भी सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जवाब देगी ना सरकार आप आपको। चुप हो आप तो अगर बोलो गलत कुछ। होगा, आप अगर गलत होगा किसी भी कमलेश जी, वर्ग के साथ, कमलेश जी, इसमें वर्ग जी, देखो अगर हमको किसी तो भी ये वर्ग के लगता साथ है, UCC रोहित जी, गलत हमें करती ये है। लगता है कि शायद मैडम को भी इसके टेक्निकल फॉल्ट पता नहीं है अभी, क्योंकि इन्होंने भी नहीं खुद पढ़ा हुआ है, जब अभी कुछ इनको भी खुद भी नहीं पता है। देखिए पढ़ने की बात, पढ़ने की उसमें कोई वो ही नहीं है कि भूटिया पढ़ने की कोई कमेटी बात नहीं। का मुझे मैंने समझ नहीं आ रहा कहा है, ये जब कब- सामने आएगा, पटल पे आएगा तो वो रमन सबको पता मैडम, चलेगा, भट्ट जी को भी रमन पता मैडम, चलेगा, आपको भी पता चलेगा, तमाम पूरे प्रदेश को पता चलेगा रमन मैडम, और पूरा देश देखेगा इसको कि इसमें लोगों के लिए, जनमानस के लिए, जो आपकी हमारे बात आ प्रदेश गई। के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इसमें जो निकल के आएगा बाहर। आपकी बात आ गई। मेरे कुछ सवाल हैं। लगभग पौने घंटे की इस डिबेट में रोहित जी, ना विश्लेषक ने विरोध किया, ना हमने विरोध किया। हम विरोध नहीं कर रहे, हमने प्राथमिकता कर की रहे। हमने प्राथमिकता की बात करी। हम लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा होती है, किसी ने सवाल किया उसका जवाब दिया जाता है। डिस्कशन। हम एज ए बिल्कुल, मैंने विपक्ष, जवाब ही दिया सुनिए, आपको, आप मैंने प्लीज जवाब ही प्लीज दिया आपको। सुनते रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर 2.5 लाख लोगों के साथ अगर आपने संपर्क किया है, मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं और सब जानते हैं, पक्ष विपक्ष सब, मुझे नहीं मालूम। सदन में जो विधायक जीत के गए हैं वो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। वो 2.5 लाख कौन है? नाले खाले वाले। नहीं, व्हाट्सएप क्यों नाले खाले वाले वोटर नहीं है आपके? सुनिए, नहीं, कौन नाले लोग हैं? खाले वाले इंसान बात नहीं तो है। सुन लीजिए। वो इस प्रदेश के मतलब जनमानस नहीं फिर है। वही गलत बात मत कीजिए अरे आप बात बिल्कुल तो भी कि सुन नाले लीजिए। खाले वाले, इसका रमन मतलब उनका मैडम, सम्मान नहीं है। रमन सम्मान सिर्फ मैडम, आपका होगा, बात तो सुनिए। सम्मान सिर्फ यूकेडी के आप- नेताओं का होगा। ये आप- गलत बात मत कीजिए आप आप। WhatsApp- नाले खाले वाले भी इसमें अरे भाई, इंसान है, आप ऐसा WhatsApp- नहीं है। आप और दूसरे WhatsApp- बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठ के परामर्श के साथ में किया गया है। देखिए होता क्या है, भाजपा का बहुत बढ़िया तरीका है, अगर समझना है तो जय श्री राम, और कुछ जय श्री समझना राम है तो तो है, पूरा देश बोल श्री रहे राममय उठपटांग। हो चुका है। अरे वो पूरा तो देश राममय वो हो तो चुका है। आप भी चंडीगढ़ राममय में हैं। आपका तमाम जय जो श्री पूरा राम देश है, दिख वो गया। राममय है। वो तो चंडीगढ़ में दिख गया, कर्नाटक में हनुमान ने और चंडीगढ़ में राम ने आपको आईना तो दिखा दिया कि गलत करोगे तो धर्म की आड़ में बचोगे नहीं। मेरा ये कहना है, देखिए रोहित जी, अगर भाजपा डिबेट में आकर डिस्टर्ब करेगी तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सुन तो लीजिए, कमलेश रमन जी, सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने की जरूरत है। अगर इस तरह की, वो इंसान नहीं है क्या? अरे भाई, आप मैंने बताइए, कब कहा वो आप इंसान एक नहीं है? जाति वर्ग को उठा के ला रहे हैं, जाति वर्ग को विशेष खिलाफ आपको होगा बिजनौर वालों से प्यार, हमें नहीं है। हमें नहीं है। हमको 64 लाख लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। आपको है जिन्होंने यहाँ 40-45 लाख बाहर के बस दिए, आपके है वो, इसीलिए आप उत्तराखंड को खत्म कर रहे हैं। जब आप सत्ता में थे, जब आप बीजेपी की सरकार में थे, जब आप कांग्रेस की सरकार में थे, तब क्यों नहीं लड़े 64 लाख लोगों के लिए? आज आपको याद आ रही है 64 लाख लोगों की? आज आपको याद आ रही है 64 लाख लोगों की? शांति प्रसाद जी, भटकाइए मत मुद्दे को। आप यूसीसी पे बात कीजिए, 4 दिन आप भाजपा फैक्ट हुए, पे बात कीजिए। अभी जुम्मे 4 दिन भाजपा हुए, इतने जबरदस्त देखिए, तरीके से 64 ना लाख बोलिए। लोगों की अगर आप आपको पहले चिंता सुन थी, लीजिए। अगर 64 लाख लोगों की आपको मैंने चिंता थी, आपके तो आप पक्ष पहले में- भी बोलते। मैं तो आप कह रहा हूं, सरकार में थे, मैं तो बोलते। कह रहा हूं, खुला कह रहा हूं, पहली प्राथमिकता यहाँ के मूल निवासियों की है, और हम चिन्हित करेंगे उन लोगों को जिन्होंने उत्तराखंड की आबो हवा को खराब किया। वो कितना बड़ा नेता हो, उसे बख्शेंगे नहीं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं। मगर मैडम, आपसे मैं यही तो सवाल कह रहा हूं, कहां गलत कह रहा हूं? चलो, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, आप तो राजनीतिक नहीं है। आप यही तो कह रहे, आपने जौनसार में कितनी मीटिंग रखी यूसीसी के लिए, आपने जो है पिथौरागढ़ में कितनी मीटिंग रखी, आपने हिंदू धर्माचार्यों के बीच में कब चर्चा करवाई कि यदि हम इसको लेकर आ रहे, कई हिंदुओं की भावनाओं पे कोई हाथ तो नहीं होगी? आपको वर्गों में बांटने की आदत आपको हो गई है, हिंदू मुस्लिम। चलिए भट्ट जी, भट्ट जी, मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। भट्ट जी, मैं फाइनल कमेंट, देखिए बात जी, कमलेश रमन जी, कार्यक्रम का समय पूरा होने वाला है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ सबका, एक मिनट फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे बात को खत्म करने दीजिए। हाँ, अपनी बात मैं कर दीजिए, बात जी। खत्म कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, यही आपका फाइनल कमेंट होगा भट्ट जी। यदि लोकतंत्र में
विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट हमारे पास नहीं आया, हम एक दिन में क्या करेंगे, और बिना सदन में चर्चा करे यदि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हम ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कल तय हो जाएगा। अगर कल तय हो जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या उत्तराखंड की जनता याद देखेगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस ड्राफ्ट में जो शंका हमारी है, हमारा यह कहना है जो प्राथमिकता इस राज्य की थी, है और आगे भी रहेगी, उस पर काम ना कर मैं चुनौती के साथ, रोहित जी खत्म कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बता दे कि कभी किसी महिला ने यह कहा हो कि मेरे पिता ने यहां मेरे अधिकार पर डाका डाला हो, उसके लिए आंदोलन हुआ हो, मुकदमे हुए हो, बड़े बड़े जन आंदोलन खड़े हुए हो, उसके बाद सरकार मजबूर होकर यूसीसी लाई, तो मैं इस चुनौती के साथ मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर पकड़ लूंगा। आशीष नोटियाल जी। और यदि ये नहीं है, उत्तराखंड के फ्रंट पेज में लिखा जाता है उत्तराखंड की बेटी गायब, उत्तराखंड में महिला के साथ बलात्कार, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें आते हैं, और जब अखबारों के अंदर उत्तराखंड का दर्द होता है, आशीष नोटियाल जी, आशीष नोटियाल जी बोलना, और ये यूसीसी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ना भट्टी, टाइम पूरा हो रहा है। भट्टी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर महिलाएं, शांति प्रसाद भट्टी, किससे छुपा नहीं है। और अंकिता भूले नहीं है लोग, आप महिला की आड़ में उत्तराखंड को बरगलाना बंद करें। बहन रमन, चिंता आपको भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दोहरा है, और ये सदन में यदि हमारे बिना शांति प्रसाद भट्टी, यदि सदन में बात होगा तो लोकतंत्र की हत्या। नकल विरोधी शांति प्रसाद भट्टी, मैडम आप कहां फिलहाल ये को पालने वाले चर्चा जो है ये गर्मा गर्म चर्चा है, और देखिए लगातार हर कोई अपनी बात को ऊपर रखने पे आमादा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए ये स्थिति है, क्योंकि ये स्थिति जो है टकराव जैसी स्थिति हो रही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर मुख्यमंत्री कल सदन के भीतर इस बिल को पेश करेंगे, इसे पारित कराया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि साहब अब 2 दिन चर्चा को मिलेंगे, 2 दिन चर्चा में क्या निकल के आएगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। 740 पेज का ये यूसीसी का ड्राफ्ट है, और लगातार जो है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसको लेकर जो है व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और जब ये लागू हो जाएगा, सीएम धामी ने कहा है कि पूरे देश की नज़र है, हम भी जानते हैं पूरे देश की नज़र है, लेकिन जब ये लागू होगा किस प्रकार की स्थितियां होंगी, क्या सबको स्वीकार्य होगा ये तमाम जो यूसीसी का ड्राफ्ट है 740 पन्ने का, ये कल तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज की डिबेट में तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। कमलेश रमन जी, वीरेंद्र शर्मा जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, और माफ़ी चाहेंगे आशीष नौटियाल साहब, क्योंकि हम आपके पास नहीं आ पाए। बहुत कोशिश कर रहे थे कि आपसे फाइनल कमेंट ले लें, लेकिन बहस गर्मागर्म हो गई। तो फिलहाल मेरे साथ क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।